आज हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी के बारे में और उस पार्टी के एक ऐसे सदर के बारे में जिनके अंदर तमाम खूबियां मौजूद हैं, साथ में उस पार्टी के अंदर भी तमाम खासियत मौजूद है। इस पार्टी का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था। 1957 ईस्वी से लेकर 2022 तक, यानी इतने लंबे अंतराल तक इस पार्टी के अब तक सिर्फ 3 ही सदर हुए हैं। और आज हम बात करेंगे इस पार्टी के तीसरे सदर के बारे में। ये सदर लगातार 1994 से और आज तक लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। हमसे जुड़े रहिए, आज हम इनके बारे में इनसाइड स्टोरी जानेंगे। हैदराबाद की सरजमीन पर उस जमाने के मशहूर बैरिस्टर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के घर पर 13 मई 1969 को एक ऐसा चिराग पैदा हुआ जो आज इस पूरे हिंदुस्तान में चमक रहा है। अरे कुमार में दम है तो मारो गोली। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूँ कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना। और उस चिराग से आज के वक्त में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मजलूमों को, कमज़ोरों को, दलितों को बहुत उम्मीद है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के निज़ाम कॉलेज से बीए करने के बाद ये अपनी वकालत पूरी करने के लिए लंदन चले जाते हैं और लंदन में एक पवित्र सोसाइटी है लिंकन इन, उसमें ये एडमिशन लेते हैं और अपनी वकालत की पढ़ाई वहीं पूरी करते हैं। उसके बाद जब वो इंडिया लौटते हैं तो आंध्र प्रदेश में क्रिकेट की एक बड़ी ट्रॉफी होती है जिसका नाम है विजय ट्रॉफी। इस ट्रॉफी की अंतर विश्वविद्यालय अंडर 25 के क्रिकेट टीम में इनका सिलेक्शन हो जाता है। इनके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए इनका सिलेक्शन दक्षिण क्षेत्र विश्वविद्यालय टीम में हो जाता है। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी के बहुत दीवाने हैं। आज आप जान जाइए, अपने वक्त के एक शानदार फास्ट बॉलर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन इसी बीच राजनीति में इनकी एंट्री होती है। 1994 में इन्होंने अपना पहला विधानसभा का चुनाव चार मीनार विधानसभा से लड़ा और उस सीट पर इन्होंने 40,000 वोटों से जीत हासिल की। ये वहीं नहीं रुके, उसके बाद 1999 में इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को 93,000 वोटों से पस्त कर दिया था। और फिर 2004 में इनके जो वालिद साहब थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी तो उन्होंने अपनी सीट से असदुद्दीन ओवैसी को चांस दिया और इन्होंने पहली ही बार में 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। और तब 4 साल के बाद यानी 2008 में जब इनके पिता का देहांत हो जाता है तब ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीसरे सदर चुने जाते हैं। सदर चुने जाने के बाद 1 साल के बाद 2009 में आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी लोकसभा सीट बचाए रखी और 1984 से लगातार AIMIM की तरफ से जो हैदराबाद की लोकसभा की सीट अपने पास रखी जा रही थी उस सिलसिले को असदुद्दीन ओवैसी ने आगे बढ़ाया। इनकी पार्टी सिर्फ आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना तक ही महदूद थी। इन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की और मुसलमानों, कमज़ोरों, दलितों, मजलूमों की लड़ाई लड़नी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की। और महाराष्ट्र में इनकी पार्टी ने 2014 में पहली बार असेंबली का चुनाव लड़ा। 24 सीटों पर लड़ने वाली AIMIM की पार्टी ने 2 सीट पर जीत हासिल करके विरोधियों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा। और फिर शुरू होता है इनको बीजेपी का एजेंट कहलाने का सिलसिला।
सभी पार्टियों ने इनको बीजेपी का एजेंट कहना शुरू कर दिया था, वोट कटवा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन एआईएमआईएम के सदर कहाँ रुकने वाले थे। लगातार उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि यहाँ पे उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ पर भी उनको सफलता हाथ नहीं लगी। 2019 के महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव में बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन करके 44 सीटों पर लड़ाई लड़ी और फिर महाराष्ट्र में 2 सीटों पर जीतने में एआईएमआईएम की पार्टी कामयाब रही और साथ में आम चुनाव के साथ इनके एक इम्तियाज जलील जो इनके एक सीनियर लीडर थे, औरंगाबाद सीट से लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुए। पार्लियामेंट में सीएए का बिल फाड़ने से लेकर 3 तलाक कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ संसद भवन में उठाते रहे और भारत माता की जय कहने से मना करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी और ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। नकीब मिल्लत असद भाई के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी के कदम लगातार आगे बढ़ते रहे और पार्टी रुकने वाली कहाँ थी। बिहार के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी को खड़ा किया और इनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट हासिल की और पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट को ये बता दिया जल्द ही एआईएमआईएम पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली है। अब एआईएमआईएम कहाँ रुकने वाली थी। 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की तरफ से 20 प्रत्याशी लड़े, उसमें से 5 प्रत्याशी ने जीत हासिल करके पूरे देश में यह संदेश फैला दिया कि एआईएमआईएम पूरे देश में बहुत जल्द ही अपना डंका पीटने वाली है। अब बारी थी 2022 में उत्तर प्रदेश की। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करके वहीं पे वो मैसेज दे चुके थे कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे और 2022 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अनाउंस कर ही दिया है कि हमारे 100 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर जो दीवानगी असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के पक्ष में दिखाई दे रही है, इससे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत रंग लाती हुई भी दिख रही है। सब कुछ सही चल रहा था। असदुद्दीन ओवैसी मजबूती से अपनी पार्टी का पक्ष हर विधानसभा में रख रहे थे और 3 फरवरी को चुनाव प्रचार से लौट रहे थे कि इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। असदुद्दीन ओवैसी बाल बच गए और बच गई इनके प्रशंसकों की उम्मीदें भी। एआईएमआईएम यूपी चुनाव में कितना कामयाब होगी ये पता तो 10 मार्च को लग जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इन्होंने यूपी के मुसलमानों, कमज़ोरों, मजलूमों और दलितों की उम्मीद ज़रूर जगा दी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैदराबाद की